हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें प्यारे साथियों, क्योंकि स्वाध्याय जब तक करोगे तब तक ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है ना? चलिए, हम बात कर रहे थे मोहम्मद गौरी की, और इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे आज, क्योंकि हमने तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ लिया, तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ लिया। देखिए, एक प्रश्न आ सकता है वहां से, तराइन के द्वितीय युद्ध से लॉजिकल प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई? तो याद रखिएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। एक प्रश्न और हमेशा वहां से आता ही आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कौन से युद्ध के समय आए? तो उस स्थिति में भी याद रखिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, सीधे सीधे डेट भी पूछ ली जाती है कि कब आए, तो 1192। किसकी सेना के साथ में? तो मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं चंदावर के युद्ध की। चंदावर का युद्ध देखिएगा, चंदावर का जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1194 में, 1194 में ईस्वी। ठीक है, जो गड्ढा खोदता है ना वो हमेशा गिरता है। हाँ, कुछ समय के लिए वो हो सकता है राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, लेकिन बाद में उसके साथ में गड़बड़ होती ही होती है। कैसे हुई? कन्नौज का राजा जयचंद गैडवाल, और कुछ किंवदंतियां यहाँ पर प्रचलित है कि उसकी पुत्री संयोगिता, ननियाल दिल्ली, संयोगिता दिल्ली, और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में मध्य प्रेम हो गया, और इस प्रेम को पसंद नहीं करता था कौन? जयचंद गैडवाल। खुद लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गौरी को आमंत्रण दिया था चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए। किसने? जयचंद गैडवाल ने। जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित करके कैद कर लिया था, तो यहीं से उल्लेख मिलता है कि अब गौरी की निगाह पड़ी कन्नौज के ऊपर। किसके ऊपर? कन्नौज के ऊपर। और उसने जयचंद गैडवाल के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिरोजाबाद, वर्तमान बात करें तो वर्तमान फिरोजाबाद में चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद गैडवाल के साथ। गौरी ने इस युद्ध में जयचंद गैडवाल को मार डाला, और इस प्रकार से चंदावर के युद्ध में उसकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो मैंने कहा ना कि जो खड्डा खोदेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। आगे बात समझे तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि वर्तमान फिरोजाबाद, कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल जयचंद गहड़वाल को गौरी ने पराजित कर मार डाला। नोट, इतिहासकारों के अनुसार जयचंद ने ही
जयचंद ने ही गौरी को चौहान तृतीय पर आक्रमण करने हेतु बुलाया था। ठीक है, तो चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया किसको? जयचंद गढ़वाल को। किसने? मोहम्मद गौरी ने। अब गौरी ने यहां से कुछ चीजें अब देखो परिवर्तित होगी। कैसे परिवर्तित होगी? हम दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे, यहीं से कैसे सुनिएगा। जयचंद गढ़वाल को पराजित करके और मारने के बाद में दो चीजें। क्या चीज? हस्तिनापुर, जो कि प्राचीन काल में पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, इसी हस्तिनापुर दिल्ली के समीप, याद रखना बेटा, इंद्रप्रस्थ नगर में कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गौरी का गुलाम था किसका? गौरी का गुलाम था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने वली अहद की उपाधि प्रदान करी, और वली अहद की उपाधि प्रदान करने के बाद में इसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया इंद्रप्रस्थ नगर में, और प्रतिनिधि नियुक्त करने के बाद में सारा का सारा सेना का जो नेतृत्व था गौरी ने किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इसी समय यहां पर ये सारी चीजें करने के पीछे कोई कारण था। कारण क्या था वो ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मध्य एशिया ने जो था मध्य एशिया ने गौर के ऊपर आक्रमण कर दिया था, और गौर पर आक्रमण करने के लिए अपनी पैतृक जगह को बचाना चाहता था गौरी। और इसी अफलातून वाली स्थिति में उसने गौरी को अपना भारत में प्रतिनिधि नियुक्त किया, वली अहद की उपाधि दी, और स्वयं जो था वो मध्य एशिया चला गया। स्वयं कहां चला गया? मध्य एशिया चला गया। अब यहां पर ऐबक ने बहुत सारे कार्य किए। जब ऐबक को यहां पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चला जाता, तो इसी समय ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के ऊपर, वहां पर जब पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पराजित कर दिया गया था, कैद कर लिया गया था, तो उसके बाद में वहां पर कोई शासन सत्ता संभालने वाला सही ढंग से था नहीं। तो वहां पर एक बार पुनः जो है इसने खूब लूटपाट करी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी दौरान जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था सरस्वती संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वा करके वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे बात करेंगे जब मैं ऐबक पढ़ाऊंगा, तब इस चीज को केवल और केवल अभी दिमाग में याद रखना। जैसे कैसे करके ऐबक यहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में, गौरी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा था। इसी समय ऐबक को खोकर जाति के जो जाट थे, इन जाटों ने बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा था, और इसीलिए ऐबक ने एक बार पुनः गौरी को पत्र लिखा। शासन में बाधा उत्पन्न हो रही थी ऐबक के। गौरी वापस आता है भारत में, और यह सूचना मिलती है खोकर नामक जाति के जाटों को, और ऐसा कहा जाता है कि दैमक नामक स्थान पर, याद रखिएगा बेटा जी, क्या? दैमक नामक स्थान पर जब गौरी नमाज पढ़ रहा था, इसी समय खोकर जाति के जाटों ने 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी के साथ में गौरी का जो काम हो गया खत्म, और भारत में फिर यहीं से फिर एक नई सल्तनत चलेगी। गुलाम वंश की नींव डाली किसने? गौरी ने। यहीं से हम दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। गौरी का एक बड़ा शानदार कथन है। गौरी ने कहा कि किसी सुल्तान के 1 या 2 संतान हो सकती है, लेकिन मेरे तो हजारों गुलाम पुत्र हैं।
अब गुलाम वंश की नींव क्यों डाली, उसके पीछे भी की कहानी भी थोड़ी सी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। गौरी ने कहा कि मेरे तो हजारों गुलाम पुत्र हैं जो कि मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे, मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। और हुआ भी अक्सर यही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की दिल्ली में क्या डाल दी, एक तरीके से नींव डाल दी, और यहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत की क्या मानी जाती है, नींव जो है शुरुआत मानी जाती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, नोट, चंदावर युद्ध के समय ही चंदावर युद्ध के समय ही गौरी के पैतृक गौर राज्य पर मध्य एशिया का आक्रमण हुआ। गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वली अहद की उपाधि प्रदान की, वली अहद की उपाधि प्रदान की, तथा उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मध्य एशिया अभियान पर चला गया। नेक्स्ट, खोखर जाति के जाटों ने ऐबक के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न की। ऐबक ने गौरी को पत्र लिखा, गौरी को पत्र लिखकर सहायता मांगी। गौरी खोखरों का दमन करने हेतु
करने हेतु पुनः आया, परंतु दैमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को 15/3/1206 ईस्वी को खोखरों ने उसे मार डाला। खोखरों ने से मार डाला और गोरी का ऐसे ही क्या हो गया, पतन हो गया। ये बातें विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग बात कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं? देखिएगा, पहली चीज तो गोरी का स्टेटमेंट याद रखना कि किसी सुल्तान के 1 या 2 पुत्र हो सकते हैं, परंतु मेरे तो अनेक हजार तुर्क गुलाम पुत्र हैं जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा पढ़ने का मतलब वो मेरे नाम के वर्चस्व को हमेशा फैलाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, भारत में गोरी को तुर्की या मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गोरी का कथन किसी सुल्तान के एक या 2 पुत्र हो सकते हैं परंतु मेरे तो हजारों तुर्क गुलाम पुत्र हैं। जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गोरी को भारत में मुस्लिम तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है।
एक इसी के साथ विशेष बात क्या कि गौरी ने यहाँ पर कुछ सिक्के चलाए थे, ठीक है, और इन मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ तो कलमा खुदा हुआ होता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन होता था। इन्हीं सिक्कों को दहली वाल के सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दहली वाल के सिक्के। कौन से? दहली वाल के सिक्के कौन से हैं जिस पर गौरी ने इन सिक्कों का प्रचलन करवाया था? ठीक है, आ गई बात समझ में। और इन पर एक तरफ तो कलमा मतलब उर्दू में बोले तो श्लोक, और दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है आपका, गौरी द्वारा प्रचलित सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन वे दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ होता था। इन सिक्कों को देहलीवाल के सिक्के कहा गया। इन सिक्कों को देहलीवाल के सिक्के कहा जाता था। कुछ बातें और कि सर्वप्रथम 1193 ईस्वी में गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। और लास्ट बात यहीं पर दोस्तों कि गौरी मूलतः संसबनी वंश का शासक था। गौरी मूलतः संसबनी वंश का था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और वस्तुतः इसमें एक बात याद रखना कि ये जो वंश था, ये वस्तुतः वंश जो था ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। संसबनी वंश के जो लोग थे, कौन से वंश के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक होते थे। आप अनुयायी होते थे, माफ करना, ठीक है। दिल्ली की यदि हम बात करें बेटा, ठीक है ना, तो दिल्ली का जो संस्थापक था वो कौन था? अनंगपाल तोमर। कौन था? अनंगपाल तोमर। इक्ता प्रणाली की आगे हम लोग बात करेंगे। इल्तुतमिश के समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इनको दिमाग में रखिएगा। वस्तुतः ये जो इक्ता प्रणाली थी वो सर्वप्रथम गौरी के द्वारा चलाई गई थी, परंतु इसका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है? इल्तुतमिश। कौन माना जाता है? इल्तुतमिश। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात करेंगे? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत
देखिए, दिल्ली सल्तनत से पहला ही सीधा सा बेसिक सा आपका प्रश्न बनता है। और क्या प्रश्न बनता है बेटा जी, कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों का शासन रहा। और फिर यहां से कहीं ना कहीं आपसे शासन काल का समय भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कारण है, अभी सारी की सारी बात करेंगे ये। लेकिन यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण काल की, तो देखो 1206 में गौरी की मृत्यु हुई। ठीक है, और 1206 ईस्वी से लेकर के, क्योंकि 1206 में जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है तो वहीं पर आप लोगों को याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि गौरी का गुलाम था इसलिए उसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। किसकी? गुलाम वंश की नींव डाली थी। और यहीं से पहला जो राजवंश आया दिल्ली सल्तनत के ऊपर वो कौन सा था? गुलाम वंश। कौन सा था बेटा? गुलाम वंश। ठीक है ना, चूंकि गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए उसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। गुलाम वंश में बहुत सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। खैर, तो 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। और अंतिम जो राजवंश था वो था लोधी राजवंश। कौन सा? लोधी राजवंश। और अंतिम जो शासक था, देखो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ये इस तरीके के प्रश्न बहुत साधारण से बेसिक से प्रश्न होते हैं। ये वस्तुतः पढ़ाने की चीजें नहीं होती, लेकिन अंडरस्टूड है। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होगा? इब्राहिम लोदी, जिसे कौन पराजित करेगा? बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में। ठीक है, तो बेटा याद रखना कि 1200 लेकर के 1526, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो काल है, ये संपूर्ण काल कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का काल आपका कहलाता है। ठीक है, पहली बात ये आप क्लियर रखें। दूसरा, मैं यहां पर आपके सामने एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। यहां पर एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं राजवंश, ठीक है, और दूसरा मैं यहां पर सामने आपके लिख रहा हूं शासनकाल। अब देखो यहां से आप सोच रहे होंगे कि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में राजवंश, कौन कौन से राजवंश आए, ठीक है ना, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। शासनकाल का समय भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम समय तक शासन किसने किया, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया। तो इस तरीके के आपसे सीधे सीधे बेसिक से प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। तो एक तरफ राजवंश और दूसरा मैं सामने लिख रहा हूं शासनकाल। ठीक है, अब देखिएगा ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करना। क्रम संख्या नंबर 1, सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो शासनकाल का समय माना जाता है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी। ठीक है, इसके साथ में एक काम और आप अपन कर सकते हैं, संस्थापक भी लिख सकते हैं ताकि अपना काम और ज्यादा इजी हो जाएगा। संस्थापक, ठीक है, तो संस्थापक दोस्तों ध्यान रखना कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला नंबर 2, तो गुलाम के बाद में कौन सा आया? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासनकाल का समय सबसे छोटा है, 1290 से लेकर के 1320। खिलजी वंश,
1290 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे कम समय तक शासन किया, सबसे कम समय शासन, सबसे कम शासन। ठीक है, गुलाम खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश सबसे ज्यादा, नंबर 3। तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन किया, सर्वाधिक शासन। और तुगलक वंश का जो शासनकाल का समय है वो याद रखना बेटा 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी, 1320 से 1414, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नंबर 4 कौन सा आएगा? सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश की यदि हम बात करें तो 1414 से लेकर के 1451, 1414 से लेकर के 1451 तक का जो समय है वो किसका है? सैयद वंश का है। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे आपको पता होना चाहिए कौन थे? खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां, खिज्र खां, सबसे निकम्मा राजवंश। और नंबर 5 हम बात करेंगे लोदी वंश की। किसकी बात करेंगे? नंबर 5 पे लोदी वंश, लोदी वंश। ठीक है, याद रखिएगा कि लोदी वंश का शासनकाल का समय 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 राजवंश आए। कौन कौन सा राजवंश? देखो ट्रिक बता रहा हूं, आप क्या पढ़ रहे हैं? जीके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जीके पढ़ोगे तो आपकी टीएसएल में नौकरी लगेगी, टीएसएल। ठीक है, जीके पढ़ोगे तो क्या होगा बेटा? टीएसएल में नौकरी लगेगी, जीके टीएसएल। ये आपकी क्या हो गई है? इसमें ट्रिक हो गई है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। ये 5 राजवंश आए जिन्होंने लगभग 300 वर्ष, लगभग क्या पूरे 300 वर्ष ही है, जिन्होंने 300 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर एक तरीके से शासनाधिकार किया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? जीके टीएसएल इसका ट्रिक हो गया एक तरीके से। अब हम बात करेंगे किसकी? गुलाम वंश की, जो इसका पहला राजवंश माना जाता है। ठीक है, देखो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का जो है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां था। और लोदी वंश का कौन था? आपका बहलोल लोदी। ये आपसे सम्मिलित करने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
बेटा याद रखना, गुलाम वंश की पहला जो राजवंश है वो आपका कौन सा है? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। तो हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1206 से 1290 एक साथ मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, तो इस चीज को याद रखिएगा। गुलाम वंश, यदि हम बात करें संस्थापक की, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिएगा कि गौरी की मृत्यु के बाद, गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। गुलाम वंश की नींव डाली। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की। कुतुबुद्दीन ऐबक, बेटा याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल का समय है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक का जो काल है वो किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है। गौरी का गुलाम था, मैंने आपको बताया कि चंदावर के युद्ध के बाद, कौन से? चंदावर के युद्ध के बाद में ये क्या बना? उत्तराधिकारी बना। क्या बना? उत्तराधिकारी बना। और जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु के बाद में लाहौर के जो लोग थे, इन लाहौर के लोगों के अनुरोध के बाद में शासक बना। जून, देखिए 15 मार्च 1206 को गौरी की हत्या कर दी गई थी खोखरों के द्वारा, और जून 1206 में लाहौर के लोगों के, स्थानीय लोगों के अनुरोध के ऊपर ही ये क्या बना? शासक बना। और लाहौर को ही इसने अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में। लेकिन यहां मैंने आपको बताया कि 1193 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में सर्वप्रथम गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। गौरी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को। लेकिन बाद में स्थितियां परिवर्तित हुई। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये थोड़ा सा, इसकी स्थितियां खराब हो जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद में लाहौर के लोगों ने इससे अनुरोध किया कि भाई देख, ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकता, तुझे शासन व्यवस्था को संभालना ही पड़ेगा। तो लाहौर के लोगों के अनुरोध के ऊपर ये जो है जून 1206 में ये जो है क्या बनता है? शासक बनता है। ऐबक की थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ऐबक वस्तुतः तुर्किस्तान का तुर्क था। संपूर्ण गुलाम वंश में यदि हम बात कर लें, केवल और केवल ऐबक को छोड़ करके, अब इसके पीछे गुलाम वंश नाम पड़ने के पीछे भी कारण था, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण गुलाम वंश में यदि हम ऐबक को छोड़ करके बाकी की बात करें तो जितने भी शासक वो आएंगे वो इलबरी तुर्क हैं। जबकि ये कहां का था? ये तुर्किस्तान का तुर्क था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का जो है स्वामी। ऐबक की कुछ उपाधियां थी, जैसे कुरान खां। ऐसा कहा जाता था कि ये कुरान का बहुत ही सुरीले ढंग से जो है, बहुत बढ़िया जो है कुरान गाता था, इसलिए इसकी उपाधि दे दी गई थी। क्या नाम दे दिया गया था इसको? कुरान खां। इसे हातिम ताई कहा गया। हातिम ताई का मतलब उदार हृदय वाला जो व्यक्ति होता है उसको हातिम ताई कहा जाता था, इसीलिए इसकी उपाधि मिलती है कौन सी? हातिम ताई। एक इसकी उपाधि मिलती लाख बख्श। ऐसा कहा जाता है लाखों का दान देने के कारण, लाखों का दान देने के कारण
इसे लाख बख्श कहा जाता था। एक जो है इसे मलिक व सिपे सलार की उपाधि के साथ में इसने क्या किया, जो है शासन संचालित किया, अपना वली अहद घोषित किया था। वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी। मैंने आपको कहा कि गोरी ने इसको अपना क्या वली अहद घोषित किया था। वली अहद का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी। शासन संचालित करता रहा 1208 तक। ये एक बिल्कुल और बिल्कुल गुलाम के रूप में, दास के रूप में यहां पर शासन संचालित कर रहा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और इसका मैंने आपको बताया था मुइजुद्दीन गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, गोरी का मूल नाम। तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने, जो कि गोरी का बड़ा भाई था, इस गोरी के बड़े भाई ने इस ऐबक को कहा, रे ऐबक अब तो खुद शासक बन गया भाई, मेरे भाई ने तुझे वली अहद उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, एक तरीके से वो तुझे पुत्र मानता था, तो अब तू है ना दास के रूप में शासन मत कर, ठीक है ना। तो दासता से मुक्त घोषित कर दिया था किसने, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने 1208 ईस्वी में इस प्रकार का कार्य किया। परंतु ऐबक की कर्तव्य परायणता को आप देखिएगा कि फिर भी इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की। चलिए कुछ चीजें मैं आपको लिखता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम पुत्र था। नेक्स्ट बात, लाहौर के लोगों के अनुरोध के कारण, लाहौर के लोगों के अनुरोध के कारण जून 1206 ईस्वी में शासक बना। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। बारह सौ आठ ईस्वी में गोरी के भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने दासता से मुक्त घोषित किया। याद रखिएगा बेटा कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसकी कुछ उपाधियां मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। उपाधियां, नंबर 1 कुरान खां। कुरान खां क्यों? कुरान का सुरीला पाठ करने के कारण। नंबर 2 हातिम ताई। याद रखिएगा बेटा हातिम ताई क्यों?
उदार हृदय के कारण, उदार हृदय के कारण। नंबर 3, लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण। और लास्ट कि इसने मलिक व सिपे सालार की उपाधि के साथ, मलिक व सिपे सालार की उपाधि के साथ, मलिक व सिपे सालार की उपाधि के कारण, उपाधि के साथ शासन किया। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। ये बात आप लोग विशेष रूप से बेटा जी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में एक विशेष बात याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर ईरान, निसापुर के काजी हुआ करते थे जिनका नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था? फखरुद्दीन। इस फखरुद्दीन से गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था। मैं नोट लगा के लिख रहा हूं कि ऐबक को गोरी ने निसापुर ईरान के काजी फखरुद्दीन से गुलाम के रूप में खरीदा था। ठीक है, तो ये हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारी ली, बातें ली। अब देखिएगा अगला हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण कार्यों के बारे में। ऐबक के निर्माण कार्य। देखो ध्यान रखना, भारत की प्रथम, उत्तर भारत की एक तरीके से वस्तुतः, है ना, कुव्वत उल इस्लाम नामक उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब इसके वस्तुतः इसके समय को लेकर के, निर्माण के समय को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। कई जगह आपको समय मिलेगा 1192 से लेकर के 1196 के मध्य, और कई जगह इसका समय मिलेगा 1206 से 1210 के मध्य। ठीक है, समय खैर आपको पूछा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। इसी कुव्वत उल इस्लाम के प्रांगण में कुतुब मीनार के पास में स्थित, वहां से मेहरौली लो स्तंभ दिखता है। इस चीज का भी याद रखिएगा कि कुव्वत उल इस्लाम जो कि उत्तर भारत की प्रथम इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। इसका ज्यादा आगे विस्तार इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, जिसका नाम इल्तुतमिश
इस इल्तुतमिश ने इसका विस्तार किया। बाद में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका क्या किया था, विस्तार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया था, इस पर यहाँ पर 27वां जैन मंदिर, कौन सा 27वां जैन मंदिर था हुआ करता था, इस जैन मंदिर को तोड़ करके इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो पहली चीज नंबर 1, कुव्वत उल इस्लाम, निर्माण ऐबक द्वारा दिल्ली में, याद रखिएगा बेटा कि उत्तर भारत की प्रथम इस्लामिक या मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। इसका विस्तार इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर, इतिहासकारों के अनुसार सत्ताईसवें जैन मंदिर को तोड़ करके, 27वें जैनवा मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न कई बार जो है बन जाता है। इसका प्रश्न विशेष रूप से आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतिहासकारों को इसको निर्माण को लेकर के कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 1192 से लेकर के 1196 के मध्य हुआ। कई इतिहासकार जो है 1206 से लेकर के इसका 1210 ईस्वी तक का जो है समय इसका निर्माण का मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है आएगी वो आएगी कुतुब मीनार की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से आपके प्रश्न बनते हैं बेटा, कुतुब मीनार। देखिएगा, कुतुब मीनार की यदि हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी जो कि सूफी संत थे, इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था और इसी कारण से जो है इन्होंने कुतुब मीनार का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये बात विशेष स्मरणीय आप लोगों के लिए हो जाती है। थोड़ा सा उल्लेख ये भी मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इस कुतुब मीनार के निर्माण की जो प्रेरणा मिली वो अफगानिस्तान में एक जाम की मीनार है, इस जाम की मीनार से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की बेटा याद बात करें तो ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, जो कि लगभग 72.5 मीटर ऊंची है। 391 सीढ़ियां हैं इसमें और लगभग जो है 72.5 मीटर मान लो कि 237.86 फीट ऊंची है।
यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। इसकी जो प्रथम मंजिल है, इस प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुल 5 मंजिल हैं, इसमें याद रखिएगा। प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक के द्वारा, दूसरी से लेकर के चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, और बाद में चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और उसके ऊपर एक जो है मंजिल और बनाई गई थी किसी के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो चौथी और पांचवी जो मंजिल है, वस्तुतः चौथी का तो पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, और पांचवी मंजिल जो है उसका निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आकाशीय तड़ित, जिसे हम बिजली बोलते हैं कि बिजली गिर गई थी, और इसी कारण से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब यहां पर भी जो है कई प्रकार की कंट्रोवर्शियल चीजें मिलती है, हालांकि ध्यान रखना इसका। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का जो वास्तविक नाम जो है वो विष्णु स्तंभ है, और इस विष्णु स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त के नवरत्न वराह मिहिर जो हुए, इन्होंने इसका निर्माण करवाया गया था, है ना। आगे बात समझ में। याद रखना कि चौथी मंजिल जब क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने से, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुल इसमें 5 मंजिलें हैं। तो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर। प्रेरणा तो याद रखिएगा बेटा जी कि ऐबक ने अफगान की जाम मीनार से प्रभावित होकर इसका निर्माण करवाया। याद रखिएगा कि ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची दीवार है, ऊंची मीनार है। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, सबसे ऊंची मीनार है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। शामिल किया गया। याद रखिएगा 1993 ईस्वी में
72.5 मीटर, 72.5 मीटर, लगभग 237.86 फीट ऊंची है। तीन 391 सीढ़ियां बनी हुई है इसमें। कुल 5 मंजिलें हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा बेटा 5 मंजिलों में कि प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक के द्वारा, दो से चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा। 5वीं मंजिल का निर्माण याद रखना बेटा जी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और विशेष नोट लिखा रहा हूं आज की क्लास की अंतिम बात, नोट कि आकाशीय बिजली के कारण इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। जिसका पुनर्निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।